हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम अपना डीप लर्निंग का फर्स्ट इंट्रो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीप लर्निंग हम क्यों पढ़े। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होना चाहिए कि हमारा मशीन लर्निंग से काम नहीं चल रहा था क्या। अच्छा खासा मशीन लर्निंग पे एल्गोरिथम लगाते थे, ट्रेनिंग डेटा देते थे और अपना आउटपुट लेते थे। मशीन लर्निंग में हम यही तो करते थे, है ना। मशीन लर्निंग के हमारे ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते थे जिसमें हम रूल्स लिख देते कि इस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। रूल्स क्या हो गया, हमारा एल्गोरिथम हो गया, है ना। ये हमारे रूल्स हो गए और ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। दूसरा, हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स फीड करते थे, है ना। एग्जाम्पल्स फीड का करने का मतलब क्या होता था कि हम उसको ट्रेनिंग देते थे कि इस हिसाब का इनपुट आपके पास आने वाला है, आप आउटपुट मैच कर लो, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, ये एग्जाम्पल्स है, इससे आप ट्रेन हो जाओ। तीसरा हम क्या करते थे, हम उससे डिसीजंस मंगवाते थे, डिसीजंस लेते थे कि आउटपुट प्रिडिक्ट करके दो हमें, आउटपुट प्रिडिक्ट कराते थे, है ना। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का बेसिक काम होता था। ये तीन चीजें वो हमेशा करता था। एल्गोरिथम उसको पता होता था कि ये वाले रूल्स मुझे अप्लाई करने हैं, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा हो गया और इसके बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है। तो ये मशीन लर्निंग से हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है। तो हम डीप लर्निंग को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे, हम डिसीजंस ले पा रहे हैं, हम रूल्स डिफाइन कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा भी है हमारे पास। इसमें जो एक वर्ड दिख रहा है ना हमें, ये मशीन, जब हम मशीन लर्निंग करते हैं ना तो इसमें इतनी ज़्यादा मशीन डोमेन का ही इसमें ज़्यादा काम होता है। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आउटलायर्स हटाने पड़ते हैं, फीचर स्केलिंग करनी पड़ती है, फीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें होती है जो अभी भी जो मशीन जो है ये इंटेलिजेंटली नहीं सोच पाती है। ये बहुत सारी हमें ह्यूमन फैक्टर्स हमें इसमें कंसिडर करने पड़ते हैं। तो मशीन जो है वो इतनी केपेबली हमारा जो है वो डिसीजंस जो है आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी। तो अगर हम बहुत ही डिफिकल्ट कुछ प्रोसेसिंग पे सोचे, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग है, उसका कितना कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट है। तो ये जो है मशीन लर्निंग, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हम ले, तभी हम जाके ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे एक्यूरेटली, और वो भी हमें पता नहीं कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो जब हम डीप लर्निंग पे आते हैं ना तो हमने सोचा कि जब इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा हमारे पास आ रहा है, हम इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हमारा जो ब्रेन है वो भी तो स्पीच रिकॉग्नाइज करता है, करता नहीं है। ब्रेन कैसे प्रोसेसिंग करता है। तो अगर हम ब्रेन का जो हमारा नेचर है, यानी ब्रेन से हमने जो इंस्पिरेशन ली, कर हम कुछ ऐसा नेटवर्क बना दें कि हमारा जो स्पीच है जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाए। बट जैसे जैसे हम और एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ते गए, हम स्पीच रिकॉग्निशन ट्राई करना चाह रहे थे, हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना चाह रहे थे, तो वो जो मशीन लर्निंग था ना वो इतना केपेबल नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए थी, ह्यूमंस की इंटरफेरेंस चाहिए थी, तभी जो है वो मशीन अच्छे से काम कर पाती, या फिर तब भी हमें एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे पाती। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि ब्रेन, जो ह्यूमन का ब्रेन है, जैसे याद करता है, कैसे सीखता है, उसी को अगर हम मिमिक करें, उसी को हम देखें कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो स्पीच रिकॉग्नाइज करता है, उसी से इंस्पिरेशन लेके अगर हम कुछ ऐसा इन्वेंट करें, कुछ ऐसी इन्वेंशंस करें कि जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, वैसे ही हमारा कुछ ऐसा नेटवर्क बन जाए, ऐसा कुछ डिवाइस बन जाए जो कि उसी तरीके से उन चीज़ों को इंटरप्रेट करे। तो वहीं पे हमारा आता है डीप लर्निंग। इनफैक्ट डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो हम इसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो कैसे चीज़ों को सीखता है, कैसे लर्न करता है। ये पहली चीज़ नहीं है जो हम नेचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ब्रेन से। इनफैक्ट आपने एरोप्लेन देखा है, एरोप्लेन कैसा दिखता है, ये उसके कुछ विंग्स जाते हैं, तो ये कैसे हमें इंस्पिरेशन देती है, बर्ड से इंस्पिरेशन ले रहा है ये यहाँ पे। सबमरीन देखी है हमने, सबमरीन किससे इंस्पिरेशन लेती है, अंडर वाटर जाती है, सोनर वेव्स फेंकती है, ये सब कहाँ से इंस्पिरेशन आती है, ये वेल से इंस्पिरेशन आती है। तो ऐसे ही जब हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे पहुंचे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग करनी चाहिए, तो हमने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी प्रोसेस कर पाए। जब हम नेचर की तरफ ढूंढने गए तो हमें ह्यूमन ब्रेन मिला कि ह्यूमन ब्रेन कैसे चीज़ों को पहचानता है, कैसे देखता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। उसी से हम डीप लर्निंग, पूरा हमारा उसी पे बेस्ड है, पूरा एसेंस जो है वो हमारा इसी पे बेस्ड है। जब हमारा मशीन लर्निंग जो था कॉम्प्लिकेटेड डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो हमने डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस करी। अब हम डीप लर्निंग के बारे में जब जानते हैं
तो हमने इसको ब्रेन से एसोसिएट किया। ब्रेन यानी जो हमारे सिग्नल्स पास होते हैं हमारे ब्रेन के पास, हमारे ह्यूमन माइंड के पास कैसे पास होते हैं सिग्नल? थ्रू न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम का जो पूरा नेटवर्क है। नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन से ही तो बनता है। वहीं पे हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो पास होते हैं और सिग्नल पहुंचाते हैं। तो इसी हिसाब से हमने डीप लर्निंग का भी कुछ मॉडल ऐसे तरीके से ही बनाया कि हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। तो हमारी जो पूरी डीप लर्निंग है ना, वो न्यूरल नेटवर्क पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन माइंड से जो है जैसे सीखता है, वैसे ही हम अपनी मशीन्स यानी अपने नेटवर्क, आर्टिफिशियल नेटवर्क को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करके ही हमारा जो है ये न्यूरल नेटवर्क बन के आता है, जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अभी हम ये सारे कनेक्शंस वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, इनको न्यूरॉन्स ही समझिए। और ये हमारा न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन के आएगा जो कि आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाएगा। यही तो हम करते हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट की प्रिडिक्शंस देखना चाहते हैं। तो डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है, जो कि ह्यूमन माइंड कैसे सीखता है उससे इंस्पायर्ड है। तो आइए अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन की, उसमें कैसे सिग्नल्स पास होते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो उसी से हम कैसे डिटेल न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको अपने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम बनाते हैं, जो हम इंस्पिरेशन ले चुके हैं एक ऐसा नेटवर्क बनाने की जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह सीख सके। तो ये जो होते हैं ये हमारे सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं। ये जो सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं ये कुछ सिनेप्सिस नाम का एक इम्पल्स पास करते हैं, एक कुछ पल्स पास करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं, और यही हमारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो यही जो हमारे सिग्नल्स पास होते हैं ये हमारी नेक्स्ट सेल बॉडी में, यानी जो नेक्स्ट वाली जो हमें ब्रांचेस दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट या फिर डेंड्रिटिक ब्रांचेस। ये जो है ये सिग्नल्स जो है ये यहाँ पे पास होके इनको कैच करते हैं। तो इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होते हुए। इनको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पल्स यानी हमारे सिग्नल्स पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो इन्हीं सारे न्यूरॉन्स से सारे कनेक्शंस होते होते हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, और फिर हम उसमें कुछ रिएक्शन देते हैं या फिर कुछ याद करते हैं। इसी हिसाब से हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जो हमारे ये न्यूरल नेटवर्क ब्रेन का है, इसका हमने आर्टिफिशियल वर्जन जो बनाया जिसको हम ANN बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये इसी से इंस्पायर्ड है कि हमारा ब्रेन कैसे लॉजिक को इंटरप्रेट करता है। तो इसका जो फर्स्ट हमारा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? ANN किसने बनाया? दो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज ने। वन वाज दी वॉरेन मैकलक, who was a neurophysiologist, and second Walter Pitts, and he was a mathematician. तो इन दोनों इंसानों ने एक हमारे लिए फर्स्ट ANN डिजाइन किया था। तो जो हमारा फर्स्ट ANN था ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं था, जो कि 1943 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो था ना, ये किससे इंस्पिरेशन ले रहे थे कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो कैसा प्रोपोजिशनल लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो हमने लॉजिक गेट्स के बारे में तो सुना ही है ना। लॉजिक गेट्स कैसे अप्लाई करते हैं? A और B, A एंड B और A नॉट B नॉट। तो इसी से हमने लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट किया था थ्रू न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें कैसे होता था कि दो हमारे इनपुट्स होते थे A और B, और तीसरा हमारा आउटपुट था C, जो कि प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा था। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया X1 और ये हमारा दूसरा इनपुट हो गया X2। ये हमने और गेट इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, A और B। तो और गेट का हम सब टेबल तो जानते ही हैं, एक बार देख लेते हैं फिर भी। A B, अगर 0 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, एंड 1 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसी को हमने डेटा को ट्रेन करने की कोशिश करी अपने न्यूरल नेटवर्क को थ्रू दिस डेटा। तो हमने क्या किया, हमने 0 0 दिया तो हमारे आउटपुट को पता लगा अच्छा 0 आता है आंसर। अगर 0 1 दिया तो आंसर 1 आता है,
1 0 आता है तो 1 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने कुछ इंटरप्रिटेशन कर ली कि अगर एक भी 1 आया तो मुझे आंसर 1 देना है, अगर एक 1 इधर आया तो भी मुझे आंसर 1 इधर। तो ये कुछ ह्यूमन ब्रेन की तरह ही वर्क किया है, कैसे ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को याद रखता है, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब जब हम अपना ये चौथा आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए कहेंगे, ये जो हमारा चौथा टर्म है हमारा ट्रुथ टेबल में 1 1 जब हमने दिया, तो ये समझ पाएगा कि एटलीस्ट एक भी 1 आ गया तो मुझे आउटपुट जो है वो 1 देना है। तो ये सिंपल हमारा बहुत ही सिंपलिस्टिक एएनएन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमारा वॉरेन मैकलक और वॉल्टर पिट्स ने इम्प्लीमेंट करके दिया था। तो अब हमने सिंपलिस्टिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो देख लिया, इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, हम परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, आरएनएन, सीएनएन, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होते गए और हमारा डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, इतना सिंपल मॉडल है जो कि सिंपल एक लॉजिकल प्रोपोजिशन जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि यही सेम नेटवर्क जो है बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी प्रोसेस कर पाएगा। तो इनफैक्ट हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना ब्रेन में, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही पास करते हैं, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस को लेने के कैसे केपेबल होते हैं, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ बिलियंस जो न्यूरॉन्स है वो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है, मतलब यही वाला सिंपल एक लॉजिक गेट वाला जो हमारा ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, अगर इसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कनेक्शंस होंगे ना, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन को लेने के लिए केपेबल हो जाएगा। तो वही हम आगे पढ़ेंगे एएनएन, आरएनएन, सीएनएन, कि कैसे हम इनकी कनेक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, फिर हम वेट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बेटर और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने के केपेबल हो सके। इनफैक्ट हम डीप लर्निंग की कितनी सारी वो तो जानते ही हैं एप्लीकेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैट बॉट्स, कितने सारे और सोशल मीडिया पे भी अब हमारे डीप लर्निंग वाले एल्गोरिथम्स लगने लगे हैं। तो डीप लर्निंग इज अ वेरी वास्ट जो है हमारी फील्ड है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेने की अब केपेबल होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एएनएन्स या फिर डीप लर्निंग, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग कैसे आई थी हमारे पास, कैसे कैसे चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कैसे कैसे हमने आगे स्टेप्स बढ़ाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला तो देख ही चुके हैं, जो कि 1943 में हमारा फर्स्ट एएनएन आया था, है ना, जो कि वॉरेन मैकलक और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पिट्स एंड मैकलक ने। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड हमारा 1960s तक ना बहुत ज़्यादा ऐसे हाइप रही कि ये जो है ये तो रेवोल्यूशनरी चीज़ हो गई है, हम डीप लर्निंग का कंसेप्ट मार्केट में ला रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन्स बना पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आते रहे जिसकी वजह से विंटर्स आ गई इसमें, मतलब थोड़ा ठंडा पड़ गया माहौल। तो क्या कॉन्स्ट्रेंट्स थे, उनमें से पहला तो एक कॉन्स्ट्रेंट था कि हमारे पास डेटा की कमी थी, डेटा जो था वो हमारा बहुत कम था, डेटा वॉज वेरी लेस। सेकेंड हमारा ये कमी आ गई कि कंप्यूटेशनल मशीन्स अभी बहुत कम थी हमारे पास, कि हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें हाई कंप्यूटेशनल और पावरफुल कंप्यूटेशनल मशीन्स भी चाहिए होंगी, तो कंप्यूटेशनल मशीन्स नहीं थी हमारे पास, कंप्यूटेशनल मशीन्स लैक करती थी हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो हमारा क्या था, तीसरा चीज़ जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना है, वो ये है कि हम कंट्रीब्यूशन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि हर एक इनपुट का, कि जैसे कि यहाँ पे हमने और गेट देखा, x1 और x2 देखा, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा x1 का वेट है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू x2, यानी कि x1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, जैसे मैं इसको 3:2 के रेशियो में भेजना चाह रही हूँ कि a को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए एज कम्पेयर टू b, तो ये जो था ये मैं ऐसे इसमें कुछ ऐसे चेंजेस नहीं कर पा रही थी अपने न्यूरल नेटवर्क में, ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। तो 1960s तक ये बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं डिसाइड कर पा रही थी। तो नेक्स्ट जो था, नो कंट्रीब्यूशन could be defined, no contribution defined of inputs obviously। तो ये जो था ना ये मेरा 1960s में था, लेकिन 1960s तक बहुत, जैसे 1943 से 1960s तक बहुत राइज था, फिर उसके बाद 1960s तक आते आते थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर नेक्स्ट जो था हमारा, और मशीन लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता गया क्योंकि वहाँ पे तो अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही थी।
फिर 1980s में जब हम आए तो हमारा जो था फिर से इंटरेस्ट का रिवाइवल हुआ। इंटरेस्ट का रिवाइवल क्यों हुआ? क्योंकि हमने ना कंट्रीब्यूशन जो थे ना वो डिफाइन कर दिए, डेटा की अमाउंट बढ़ गई हमारे पास, कंप्यूटेशनल मशीन्स भी थोड़ी और आ गई थी। तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमने डिफाइन कर दिया था कि x1 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, x2 का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। वो हमने कैसे किया था? वो हमने किया था थ्रू वेट्स। तो जब भी कोई हम इनपुट फीड कर रहे थे ना तो वो वेट से मल्टीप्लाई होके जाता था। तो वो हमारा न्यू इनपुट कैसे जाता था? वो हमारा जाता था x1 इंटू W1 और x2 इंटू W2। मतलब हर एक इनपुट से रिलेटेड, हर एक न्यूरॉन से रिलेटेड एक वेट होता था जो कि उससे मल्टीप्लाई होता था, ताकि हम कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर सके कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा और ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारे 1980s में ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हमारा रिवाइव हुआ था डीप लर्निंग में। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि चलो ठीक है, हमने ये तो अपने इनपुट्स डिफाइन कर दिए और हमने एक आउटपुट भी प्रोडिक्ट कर दिया। लेकिन अब क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो है ना वो इतना एक्यूरेटली मैच नहीं करा। हमें पता लगा कि हमने जो वेट्स हैं वो गलत डिफाइन करते, कॉन्ट्रीब्यूशन गलत डिफाइन करते। तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं वापस जाके फिर से अपने वेट्स को करेक्ट कर सकूं, जो कि हम मशीन लर्निंग में करते हैं लीनियर रिग्रेशन में। जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट लगाया था अपने मॉडल को बेटर बनाने के लिए, यहाँ पे हमें ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तो फिर से यहाँ पे जो था विंटर्स आ गई, रिवाइवल नहीं हो, ये जो रिवाइवल था इसमें फिर से ठंडा आ गया कि चलो यार ये तो नहीं हो पा रहा है, कुछ और देखते हैं। फिर इसमें जबकि मशीन लर्निंग वालों ने SVM निकाल दिया था तब तक, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था और इतनी अच्छे से क्लासिफिकेशन कर रहा था, और यहाँ पे हमें यही प्रॉब्लम थी कि हम तो एरर ही नहीं हटा पा रहे थे। फिर जो सबसे मेन हमारा अब प्रेजेंट में जो हमारा चल रहा है डीप लर्निंग की वेव, जिसमें हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन बना रहे हैं, इमेज रिकॉग्निशन बना रहे हैं, ये हमारा एक ही चीज के कारण हो पाया था, वो था हमारा एरर करेक्शन कर पा रहे थे हम इसमें। एरर का जो हम वो करेक्शन कर पा रहे थे ना, वो था हमारा बैक प्रॉप के कारण, बैक प्रोपोगेशन। तो बैक प्रोपोगेशन में बेसिकली क्या करते हैं हम, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम कर क्या रहे थे कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आ रहा था और जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट था उसमें जो भी डिफरेंस आ रहा था, एरर आ रहा था, उसको हम कैलकुलेट करते थे। और जो एरर कैलकुलेट होता था उससे फिर हम हिसाब लगाते थे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ऑप्टिमाइजर्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रिडिक्ट करते थे कि कितना चेंज हमें लाना है। तो ये जो हमारे जो थे, हमें न्यूरल नेटवर्क में कुछ चेंज लाना पड़ेगा तभी हमारी प्रिडिक्शंस बेटर हो पाएंगी। तो ये हम थ्रू बैक प्रोपोगेशन ही करते थे। तो जब हमारा वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्टेड में कुछ डिफरेंस आता था, वाई एक्ट और वाई प्रिड में हमारा जो कुछ डिफरेंस आता था, यानी कि जो भी कुछ एरर आता था, इसमें हम कुछ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं, ऑप्टिमाइजर्स में हम सब पढ़ेंगे। और फिर हम बैक प्रॉप करते थे, यानी कि पहले तो हम सीधा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क फॉलो करते थे कि सीधा सीधा आगे जाते थे, हर एक नेटवर्क से हर एक न्यूरॉन जो था हर एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड था, फॉरवर्ड हम जाते रहते थे और अपना आउटपुट देते रहते थे। लेकिन हमारे पास कोई पीछे आने का रास्ता नहीं था कि हम बैक प्रोपोगेशन कर सके और अपने वेट्स में कुछ करेक्शन ला सके। तो ये जो वेट्स का हमने करेक्शन का जब तरीका निकाल लिया बैक प्रॉप का, तो ये जो था ये हमारा बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज थी, जिसके कारण डीप लर्निंग की वेव जो है वो इतनी आगे बढ़ गई कि अब तो हम अपने एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं, अपने हर बार न्यूरल नेटवर्क को बेटर बना सकते हैं जब भी हमारा गलत आउटपुट आ रहा है। तो इस कारण जो था बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई और अभी तक प्रोग्रेस ही चल रही है। तो वी होप कि डीप लर्निंग जो है वो और आगे तक बढ़ती जाए और एडवांसमेंट लाती रहे। तो आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि डीप लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारा मशीन लर्निंग से काम नहीं बन रहा था, कैसे हमने इसकी इंस्पिरेशन ली न्यूरॉन से, ब्रेन से, और कैसा हमारा जो पहला ANN था, जो पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, किस लॉजिकल प्रोपोजिशन से था, और हिस्ट्री ऑफ ANN के बारे में हमने थोड़ी बात करी। और जो हमारा प्रेजेंट में है वो क्यों इतना एडवांसमेंट से चल रहा है, क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो है बैक प्रॉप के कारण, एरर कनेक्शन के कारण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।